सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी रेगुलरली कर रहे होंगे। जैसा तुम्हें पता है कि यूपीएसआई का पेपर मार्च में होने वाला है, तो उसी को देखते हुए आज मैं ना तुम्हें हिंदी भाषा से संबंधित जितने भी प्रश्न बने थे या बनेंगे और उसकी थ्योरी टोटल इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। जैसे हम इसमें हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो भारतीय आर्य भाषा इनका विभाजन, ठीक है। विभाजन के बाद तुम्हारी 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार हिंदी कितने परसेंट बोली जाती है, वर्ल्ड में टॉप 5 लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। अपभ्रंश की फिर उसमें विभाजन देखेंगे, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ये सब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। कोई भी टॉपिक, इवन देखो यूपीएसआई में ना उपभाषाओं से भी प्रश्न पूछा गया था, उपबोलियों से। जैसे ये बोली है बुंदेली, अब इसकी उपबोलियां हैं ये, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया था। बनाफरी तो आई थी ये, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है हिंदी भाषा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे वो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे। प्रमुख शब्दावली देखेंगे, प्रांजल भाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, ठीक है। फिर हिंदी से रिलेटेड भारतीय संविधान में कौन कौन सी प्रावधान है, क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी कमेटी बनी थी, जैसे प्रथम राजभाषा आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, संसदीय विधायी आयोग, ठीक है। फिर उसके बाद राजभाषा अधिनियम वगैरह। हिंदी भाषा से रिलेटेड कितने अवार्ड हैं, वो कौन कौन से दिए जाते हैं, इंदिरा गांधी के राजभाषा अवार्ड, राजीव गांधी वाला जो हिंदी के लिए अवार्ड दिया जाता है वो वाला, वो सब देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आर्टिकल दे रखे हैं हमारे भाग 17 में, तुम्हारे 343 से 351 तक, उनको भी हम लोग देखेंगे क्लोज के साथ, ठीक है। तो कहने का मतलब है मेरा कि कुछ भी इसमें आपका छूटने वाला नहीं है, इसको आप कंप्लीट करने ना, और हिंदी भाषा से रिलेटेड एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। अनुसूचियां वगैरह, भारतीय जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो सब चीज़ें इसमें शामिल है, लिपि भी शामिल है, ठीक है। लिपि के बाद आपका, और ये विश्व हिंदी सम्मेलन सम्मेलन में मैंने इसमें कवर कर लिए हैं। तो तुम्हें आई होप अंदाज़ा हो गया होगा कि वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। चलो अब हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ जा करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक कहाँ मिलेगा? लिंक नीचे मिलेगा भी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक। एक और बात मैं तुम्हें बता दूं, जैसे ये तो पहली वीडियो है हिंदी साहित्य की, पहली वीडियो है, ठीक है। इसके बाद एक और वीडियो आएगी, उस वीडियो में हम केवल अवार्ड के बारे में बात करेंगे। जिन रचनाओं को अवार्ड दिया जा चुका है, जिन रचनाओं को पुरस्कार मिल चुका है, साहित्य अकादमी हो, ज्ञानपीठ हो, व्यास सम्मान हो, कुछ भी हो, इवन हम पढ़ाएंगे ही नहीं उसमें, बल्कि तुम्हें मैं याद भी करवाऊंगा, ठीक है। साथ के साथ कि ये रचना है, ये किसकी, ये रचना है, ये इसकी ट्रिक के साथ थोड़ा बहुत हम उसको याद करने की कोशिश करेंगे, और यकीन मानना क्लास में ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर आपका कौन सा बचा? एक ये भाषा वाला हो गया, देखो भाषा, भाषा के बाद तुम्हारा अवार्ड, ठीक है। और एक वीडियो और बची आपकी, उसमें क्या हो जाएंगी, इसमें आपकी देखो, जैसे हिंदी का थोड़ा सा साहित्य ले लेंगे पीछे, और उसके बाद जो रचनाएं हैं, रचनाएं, वो रचनाएं ले लेंगे। तो मुश्किल से 4 वीडियो और लगेंगी तुम्हारी, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो 2 वीडियो और इसकी हो जाएंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी साहित्य का उद्भव और उसके विकास की। तो देखो, दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, लगभग जितनी भी भाषाएं हैं, लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं दुनिया में। इन 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवार में बांटा गया है। 13 भाषा परिवार में कौन कौन सी, वो तो हमें नहीं पढ़नी, हमें पढ़नी जो भारत में बोलियों को, जो भारत में भाषा है उनको जो बांटा गया है उसको। जैसे भारत में 4 भाषा परिवार हैं, कौन कौन सी? पहला भारोपी भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ये नाम है, भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं वो इन चारों में ही बांटी जाती है, ठीक है। जैसे सर बता दो मैं कौन कौन सी। जैसे भारोपी भाषा परिवार में जो भाषाएं आती हैं उसको तो 73% लोग बोलते हैं। और इसमें कौन कौन सी भाषाएं आ जाती हैं? उत्तर भारत की, उत्तर भारत की कैसे? जैसे तुम्हारी गुजराती हो गई, राजस्थानी हो गई, हिंदी हो गई, ठीक है। ये सारी उत्तर में जो भारत है ना, वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है, हरियाणवी वगैरह ये सब।
ठीक। द्रविड़ भाषा परिवार जो दक्षिण में बोली जाती है, दक्षिण भारत की भाषा है, जैसे तेलुगु, ठीक है, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तुलु, ये सब। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में कौन सी आ जाती हैं? जो दक्षिण एशियाई या पूर्वी एशियाई, यानी कि जो भाषाएं थोड़ी सी पूर्व साइड में बोली जाती हैं, वो सब चीजें। चीनी तिब्बती भाषा परिवार कौन सा है? जो चीन के साथ जितने भी हमारे राज्य लगे हैं वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है चीन तिब्बती भाषा। तो द्रविड़ भाषा परिवार को 25% लोग बोलते हैं, ऑस्ट्रिक को 1.3%, 0.7% चीनी तिब्बती। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, हिंदी, मैंने तुम्हें बताया हिंदी, हिंदी जो है भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हिंदी किसका हिस्सा है? भारोपीय भाषा परिवार का। संस्कृत का, अच्छा अब हिंदी, हिंदी आई कहाँ से? संस्कृत से आई है। तो संस्कृत का पहला प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है? तो एक ईरानी ग्रंथ है जिसका नाम है जिंदा अवस्थी, उसमें संस्कृत का पहला प्रयोग आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हिंदी की आदि जननी कौन है भाई? कौन होगी? संस्कृत भाषा होगी, सीधी सी बात है। तो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आया था कि बताओ हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? तो आंसर था संस्कृत भाषा। और ये जो संस्कृत भाषा है ये भारत ईरानी भाषा परिवार का हिस्सा है, ठीक है। अब अब आया संस्कृत भाषा को बांट लेते हैं। संस्कृत भाषा को 3 में बांटा गया है, ठीक है। एक तो जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं, फिर दरद, और एक ईरानी। दरद में कौन कौन सी आए थे? पंजाबी, डोंगरी, कश्मीरी और हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में जो बोली जाती है। ईरानी में उर्दू, अरबी, फारसी, दारी और पाश्तो, ये जो है ईरानी में आ जाती हैं। ना तो हमें इनको पढ़ना है, ना ही हमें इनको पढ़ना है, हमें पढ़ना है भारतीय आर्य भाषाओं को। तो भारतीय आर्य भाषाओं को भी 3 पार्ट में बांट कर हम पढ़ते हैं, जैसे प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। इनका समय ध्यान रखना, इनका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्राचीन की बात करूं मैं, ये तो 2000 बीसी से 500 बीसी तक। मध्यकालीन की बात करूं तो 500 बीसी से 1000 एडी तक, और 1000 एडी से वर्तमान तक आधुनिक। इसको भी बांटा गया, प्राचीन को हम 2 में बांट देते हैं, एक वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का समय 2000 बीसी से 800 बीसी तक, और लौकिक का 800 से 500 बीसी तक, ठीक है। मध्यकालीन को 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। जो मध्यकालीन भाषाएं थी उसको हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, एक तो पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, ठीक है। प्राकृत से पहले पाली है तो इसको बोल दिया प्रथम प्राकृत, इसके बाद अपभ्रंश है तो इसको बोल दिया तृतीय प्राकृत, और प्राकृत को ही बोल दिया द्वितीय प्राकृत, ठीक है। तो इनकी भी ड्यूरेशन आपको ध्यान रखनी है। 500 बीसी से, देखो ये 500 से कहाँ तक है? 1000 एडी तक है ना, तो 500 में बांट लो ये। 500 बीसी से 1 एडी तक, 1 एडी से 500 एडी तक, 500 एडी से 1000 एडी तक, ऐसे ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत और इसमें ध्यान रखना कि जो पाली भाषा थी ना, इसमें हलंत, ये हलंत रहित भाषा है, हलंत का प्रयोग नहीं होता था इसमें, और 8 स्वर और 3 लिंग थे। ऐसे ये जो है प्राकृत भाषा, इसका दूसरा नाम है साहित्यिक भाषा। और अपभ्रंश भाषा के बारे में ध्यान रखना, स्वर 8 थे और काल थे 4। 4 काल, 3 काल होती है, हाँ इसमें 4 काल थे। एक काल, जो चौथा काल था उसका नाम था विधि काल, ठीक है। विधि काल जैसे होता है ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, 3 काल ये हो गए, लेकिन इसमें अपभ्रंश में कहते हैं 4 काल थे, विधि काल और 3 ये वाले तुम्हारे, ठीक है। और उसके बाद ये वैदिक संस्कृत ध्यान रखना, वैदिक संस्कृत 2000 से 2000 बीसी से 800 बीसी तक। इसमें 14 स्वर थे। 14 कौन कौन से? 11 तो तुम जानते ही हो, प्लस 3, 3 कौन कौन से? ये वाले देखो, ला, और इसके ऊपर ये जो ला है इसके ऊपर डबल बार, फिर ऐसे ऐसे ही ऋषि, ऋषि लिख के डबल बार ऐसे, ठीक है। तो ये 3 अलग से थे। और ये किसने बताया था? ये हरदेव बिहारी के अनुसार है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। आ जाओ आधुनिक पे। आधुनिक को भी हम 3 भाषाओं में बांट कर पढ़ते हैं। आधुनिक भाषा में प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन और आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी का समय ध्यान रखना, 1000 एडी से 1400 एडी तक। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय ध्यान रखना बिल्कुल। 1400 एडी से 1850, 1850 से अब तक आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी को ही अभट्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्राचीन हिंदी को क्या कहते हैं? अभट्ट, या अभट्ट को ही क्या कहते हैं? प्राचीन हिंदी। ये किसने कहा था? अभट्ट को प्राचीन हिंदी किसने कहा था? कमेंट में बताओ, नहीं तो आगे पता चली जाएगी, ठीक है। देखो अब क्रम ध्यान रखना, सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई थी, उसके बाद लौकिक आई थी, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट और हिंदी। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी क्या है? तो वो अवहट्ट है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है।
अपभ्रंश व हिंदी के बीच की कड़ी है अवहट्ट, और इसका प्रयोग सर्वप्रथम विद्यापति ने किया था अपनी जो रचना है कीर्ति लता में। ध्यान रखना, कीर्ति लता में प्रयोग किया था। आकृति या रूप के आधार पे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आकृति या रूप के आधार पे हिंदी जो है एक वियोगात्मक भाषा है। वियोगात्मक ना कह के विश्लिष्ट कह दो, विश्लिष्ट ना कह के श्लिष्ट भाषा कह दो, तीनों में से कुछ भी कह दो, आंसर होगा वियोगात्मक। ऐसे ही अंग्रेजी वियोगात्मक है, लेकिन संस्कृत संयोगात्मक है। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है, तो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, वर्ल्ड में टॉप लैंग्वेज कौन सी है, सो सबसे ज्यादा बोली जाती है? सबसे पहले अंग्रेजी, फिर मंदारिन, फिर हिंदी। हिंदी तीसरे नंबर पे आती है दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से, तो तीसरे नंबर पे हिंदी। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनमें हिंदी बोलने वाले लोग हैं 43.63%। फिर दूसरे नंबर पे बंगाली बोलते हैं 8.03%, तीसरे पे मराठी 6.86%। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं हम, कौन कौन से, जैसे वैदिक जो संस्कृत अभी पढ़ी थी इसका दूसरा नाम छांदस्य भी है, ठीक है, छांदस्य भी है। और आदि भाषा भी किस कहते हैं, किसको, वैदिक संस्कृत को। लौकिक संस्कृत का अन्य नाम है संस्कृत, तो ध्यान रखना संस्कृत किसका अन्य नाम है, लौकिक संस्कृत। अच्छा, लौकिक संस्कृत का प्रथम प्रयोग वाल्मीकि ने किया था अपनी रामायण में, तो ये भी ध्यान रखना। पाली भाषा में लिखे गए ग्रंथ को कहते हैं दीप वंश, किसको क्या कहते हैं, दीप वंश। और ये पाली भाषा कौन यूज करता था, जो बुद्ध लोग होते थे, ठीक है, बौद्ध जो होते थे वो यूज करते थे इसको। सबसे पहला व्यापक प्रयोग किसने किया था, बुद्ध घोष ने किया था। बुद्ध घोष की अष्टकथाओं में पाली भाषा का सबसे पहले व्यापक प्रयोग मिलता है। ये पॉइंट ध्यान रखना। कच्चायन जो थे, कच्चायन ये नाम है किसी व्यक्ति का, ठीक है। तो पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन थे, कच्चायन थे। प्राकृत भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख नाट्य शास्त्र में मिलता है जो भरत मुनि का है, ठीक है। तो प्राकृत भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि का है। अब देखो, अब आ जाओ अपभ्रंश भाषाओं को बांट लें। देखो यहाँ पे तुमने पढ़ा था, ये कहाँ गया, ये देखो, ये अपभ्रंश जो तृतीय प्रकृत थी ये वाली, ये अपभ्रंश। अब इसी अपभ्रंश को हम बांट के पढ़ते हैं, ठीक है, 6 जगह, ठीक है। सोरन सैनी अपभ्रंश, अर्धमागही, मागही अपभ्रंश, इस तरीके से। तो ये अपभ्रंश को हमने 6 जगह बांट लिया है। एक तो सोरन सैनी अपभ्रंश हो गई, अर्धमागही अपभ्रंश हो गई, मागही अपभ्रंश हो गई, पैसाची अपभ्रंश, ब्राचाड़ अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। अब क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा कि बताओ राजस्थानी किस किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, तो अपभ्रंश है कौन सा, सोरन सैनी। अवधि किसके अंतर्गत आती है, अर्धमागही। बांग्ला किसके अंतर्गत, मागही। पंजाबी लहदा पैसाची। तो ये तुम्हें याद करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। इसमें देखो अवधि ये गलत लिखा है, ये अवधि होता है समय और अवधि वो होती है भाषा। हाँ जी, ठीक है। तो सोरन सैनी अपभ्रंश के अंदर ध्यान रखना पश्चिमी हिंदी आती है, और पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी। अर्धमागही अपभ्रंश पूर्वी हिंदी, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागही अपभ्रंश में ध्यान रखना एक तो बिहारी आती है, बिहारी में भी 3, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये 3 आती हैं। उसके बाद बांग्ला, उड़िया और असमिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं भूलना है। पैसाची, पैसाची अपभ्रंश का दूसरा नाम है टक्का। क्या नाम है, टक्का। पैसाची अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या है, टक्का है। और इसके अंतर्गत क्या आती है, पंजाबी और लहदा, ठीक है। ब्राचड़, ब्राचड़ अपभ्रंश के अंतर्गत आती है सिंधी। पूछ लेगा सिंधी बताओ किसके अंतर्गत आती है, ब्राचड़ अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश मराठी, ये तो तुम्हें ध्यान ही है, ठीक है। बार बार इसको देखना और बार बार इसको याद करना, ठीक है। अच्छा, अब कुछ ध्यान रखो कि हिंदी के अंतर्गत ना 5 उपभाषाएं हैं। कितनी है, 5 उपभाषाएं, और 5 उपभाषाओं में 18 बोलियां हैं। कोई कोई 17 भी मानते हैं, कोई कोई 19 भी मानते हैं, ठीक है। 17, 19 ऐसा मतभेद चलता रहता है, लेकिन जनरली ध्यान रखो तुम 18 बोलियां हैं। हरदेव बिहारी के अनुसार दक्षिणी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, जो दक्षिणी हिंदी है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी हिंदी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है हरदेव बिहारी के अनुसार, तो दक्षिणी हिंदी। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी, एक तो पश्चिमी हिंदी हो गई, पूर्वी हिंदी हो गई, राजस्थानी हो गई, बिहारी हो गई, पहाड़ी हो गई। ये 5 उपभाषाएं हैं। इन 5 उपभाषाओं में ही 18 बोलियां हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है। पूर्वी हिंदी में तुम्हारी 3 आ जाती हैं, फिर राजस्थानी में 4 आ जाती हैं, इसमें 3 आ जाती हैं, इसमें 3 आ जाती हैं। तो 3 तिया 9, और 9 4 कितने, कुछ रह गया क्या, हाँ ठीक है, 9 4 13, 13 5 18 हो तो गई। आ जाओ पश्चिमी हिंदी में, आ जाओ देखो।
पश्चिमी हिंदी में ध्यान रखना कौन कौन सी बोली है। पहले तो ये ध्यान रखो 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। खड़ी बोली का ही दूसरा नाम है कौरवी। कौरवी या फिर इसी को कहते हैं हिंदुस्तानी। अब ये ध्यान रखना, खड़ी बोली को कौरवी किसने नाम दिया था? तो वो नाम था राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने इसको कौरवी कहा था। तो या तो कौरवी पूछ ले या खड़ी बोली पूछ ले, बात एक ही है। ठीक है, कैसे ध्यान रखोगे? कौरव, जो महाभारत हुआ था तो उसमें जो कौरव थे, कौरव ना सारे खड़े हुए थे, बहुत सारे खड़े हुए थे 5 पांडवों के सामने कौरव। तो खड़ी बोली कौरव। ठीक है, और ये एनसीआर क्षेत्र यानी कि दिल्ली के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां पे बोली जाती है। दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, ठीक है, थोड़ा सा अलीगढ़ वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पे ये बोली जाती है। और उधर जाओगे तो तुम्हारा हरियाणवी वगैरह, यहाँ हरियाणवी प्रॉपर तो नहीं कह सकते लेकिन हरियाणा का कुछ क्षेत्र लगता है। ठीक है, ऐसे ही ब्रजभाषा, ब्रजभाषा का दूसरा नाम क्या है? अंतर्वेदी। ब्रजभाषा का दूसरा नाम अंतर्वेदी। और ये कहाँ पे? मथुरा और एटा साइड में। बांगरू, बांगरू को ही हरियाणवी कहते हैं। हरियाणवी का ही दूसरा नाम है जाट। तो तीनों में से तीनों आ जाएं तो तीनों का मतलब है आपका, तीनों का बांगरू से ही मतलब है। ठीक है, बांगरू कह लो या हरियाणवी कह लो या जाट कह लो। एक और बात ध्यान रखना, जो रागड़ी बोली है ये भी हरियाणा की है। तो 4 हो गई यहाँ पे, हरियाणवी, बांगरू और तुम्हारी जाट और रागड़ी बोली। रागड़ी वाला तो प्रश्न पूछा गया है। और ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? जैसे रोहतक और हिसार, वहाँ उस वाले रीजन में बोली जाती है। बुंदेली, जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, बुंदेलखंड में नीचे आ जाओ, झांसी पे, झांसी, ललितपुर, जालौन, ये सब। ठीक है, झांसी वाला क्षेत्र यहाँ पे। 5वां कन्नौजी, कन्नौजी कहाँ? कन्नौज वाले एरिया में बोली जाती है। तो ये 5 ध्यान रखना, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और तुम्हारी बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, ये है। आगे देखो, आगे है पूर्वी हिंदी। अब बताओ, देखो पूर्वी ऐसे लिखा जाता है कहीं? पूर्वी लिख रहा था मैं तो ये गलत हो गया, फिर मैंने सोचा यार इसको क्या काटा जाए, अच्छा नहीं लगेगा, फिर मैंने ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी, पूर्वी ऐसे लिखा जाता है। कहते ये सोचो कि पूर्वी भी लिखना नहीं आता। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। 3 बोलियां कौन कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी कहाँ बोली जाती है? जो अयोध्या के आसपास वाला क्षेत्र है। बघेली, बघेली बोली जाएगी जो एमपी वाला क्षेत्र है, होशंगाबाद वाला, वहां पे। और छत्तीसगढ़ी तो तुम जानते हो, छत्तीसगढ़ में बोली जाएगी। ठीक है, पूर्वी आसान थी नहीं। तो पहली वाली इंपॉर्टेंट है पश्चिमी। पश्चिमी मतलब खड़ी, ब्रज और बांगरू, कन्नौजी और एक कौन सी बची? बुंदेली। ठीक है, इसको ध्यान रखना। बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं, रागड़ी भी कहते हैं और जाट भी कहते हैं बांगरू को। और खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं, हिंदुस्तानी भी कहते हैं और ब्रजभाषा को क्या कहते हैं? अंतर्वेदी भी कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, राजस्थानी, राजस्थानी में 4 आती हैं। एक तो जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। जयपुरी को ही ढूंढाड़ी भी कहते हैं या फिर हाड़ौती। ये तो दोनों प्रश्न पूछे गए हैं कि बताओ ढूंढाड़ी किसका उपनाम है? तो जयपुरी का। जयपुरी ना हो तो राजस्थानी का। ठीक है, राजस्थानी के अंतर्गत तो है ये तीनों। हाड़ौड़ी, हाड़ौड़ी भी इसी का ही नाम है। तो जयपुर वाले क्षेत्र में ये बोली जाती है। ठीक है, हाड़ौती तो जयपुर के पूर्व में बोली जाती है, यानी कि जैसे जयपुर है, जयपुर का जो पूर्व साइड है वहां पे। मारवाड़ी, मारवाड़ी जोधपुर और बीकानेर वाले एरिया में बोली जाती है। मेवाती, मेवाती हरियाणा और राजस्थान की जो सीमा है वहां पे बोली जाती है। और मालवी राजस्थान और एमपी तक, राजस्थान प्लस एमपी तक बोली जाती है। एमपी वाली जो सीमा है वहां पे। तो मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी, ये 4 होंगी राजस्थानी में। ठीक है, और बिहारी में 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी कहाँ? जो मिर्जापुर वाला रीजन है ना, बिहार वाला, बिहार और मिर्जापुर, वहाँ पे बिहार, पश्चिमी बिहार और मिर्जापुर वाले रीजन में। मगही पटना क्षेत्र में और मैथिली मुंगेर क्षेत्र में बोली जाती है। पहाड़ी में भी 3 बोलियां आती हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, कुमाऊनी नैनीताल या अल्मोड़ा, यहाँ पे बोली जाती है कुमाऊनी। गढ़वाली दून क्षेत्र में, और दून क्षेत्र में मतलब जैसे देहरादून इस वाले क्षेत्र में। और कुल्लू मनाली साइड में इधर ये बोली जाती है पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। ठीक है, तो ये तो हो गई उपभाषा और बोलियां। अब बोलियों की भी वो देख लेते हैं, उपबोलियां। ठीक है, बोलियों की भी क्या देख लेते हैं? उपबोलियां, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा की उपबोली कौन कौन सी? जैसे भरतपुरी, अंतर्वेदी, बुक्सा, डोंगी, माथुरी, ग्वालियरी। क्वेश्चन पूछेगा, बताओ बुक्सा किसकी उपबोली है? ब्रजभाषा की। अंतर्वेदी किसकी है? ब्रजभाषा की। अभी तो पढ़ा था। भरतपुरी किसकी है? ब्रजभाषा की। भरतपुरी समझ के ये नहीं करने ना राजस्थान। ठीक है, तो भरतपुरी कहाँ की? ब्रजभाषा की है।
अच्छा, ये पॉइंट ध्यान रखना कि जो ब्रज भाषा है ना, ये ओकार बहुलक भाषा है। ओकार बहुलक भाषा जैसे जहाँ पर ये भाषा बोली जाती है वहाँ के लोग एंड में ओ जरूर लगाते हैं। जैसे अपने आसपास वाला रीजन देखो, ठीक है। ब्रज में कैसे बताऊं तुम्हें बोल के, तो देख लेना, मतलब ओ जरूर लगाते हैं आदमी, जो लोग हैं ओ जरूर लगाते हैं एंड में, जो कुछ भी बात बोले। तो डोंगी, माथुरी, ग्वालियरी, डोंगी, बुक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी। बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ दे दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी मेहनत से बनाई है, बताया तुम्हें। खड़ी बोली, खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं, किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने कहा था, ये तो पता चल गया, ठीक है। खड़ी बोली का अर्थ होता है मानक हिंदी। तो बताओ, पूछ लेगा कि खड़ी बोली का अर्थ क्या है? मानक हिंदी, ठीक है। मानक हिंदी खड़ी बोली का अर्थ है। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे प्रथम कवि खड़ी बोली की। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, और ये लिखा किसने? अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध ने। खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो सदल मिश्र और लल्लू लाल ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था, खड़ी बोली का। तो खड़ी बोली से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। उपबोलियां कौन कौन सी? इसकी पूर्वी कौरवी है, और देखो कौरवी तो कौरवी से ही ध्यान रख लेना, तो ठीक है। पहाड़ ताली और बिजनौरी, ये दो ध्यान रखनी है, पहाड़ ताली और बिजनौरी किसकी उपबोलियां हैं? खड़ी बोली की। अवधि आ जाओ, अवधि की उपबोलियां हैं बैसवाड़ी, मिर्जापुर, मिर्जापुर और बनोगी, ठीक है। बैसवाड़ी, मिर्जापुर और बनोगी, ये अवधि की उपबोली। बैसवाड़ी, मिर्जापुर और बनोगी। प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं? जैसे अवधि भाषा में जो रचनाएं हुई हैं, एक तो ये पद्मावत हुई है, एक रामचरितमानस अवधि भाषा में है, चंदायन या लोर कथा ये भी अवधि भाषा में है। पद्मावत किसकी है बताओ? रामचरित नहीं नहीं, पद्मावत है ये मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी लिख दे रहा हूँ तो ध्यान रखना, ठीक है। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने। ठीक है। अच्छा, रामचरितमानस अवधि का सर्वप्रथम महाकाव्य रामचरितमानस को माना जाता है। चंदायन लूर कथा ये किसने लिखी है? मुल्ला दाऊद ने, तो ये भी ध्यान रखना। चंदायन या लूर कथा, इसको कहते हैं मुल्ला, मुल्ला मतलब इस्लामिक जो लोग होते हैं, इस्लामिक, तो इस्लामिक कंट्री में कौन सा नाम ध्यान आता है तुम्हें? पाकिस्तान का। पाकिस्तान के झंडे पे क्या बना हुआ है? चांद, तो चांद से ध्यान रखो, चंदायन। चंदायन कौन? मुल्ला, ठीक है, मुल्ला दाऊद। भोजपुरी बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजपुरी का सबसे पहला प्रयोग किया था रेमंड ने, ठीक है। ये कौन था? अंग्रेजी विद्वान था। कौन था ये? अंग्रेजी विद्वान था, भोजपुरी का रेमंड। फिर विदेशों में भोजपुरी का प्रयोग मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी और गुआना, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर भोजपुरी भाषा बोली जाती है। क्या कह रहे हो सर? विदेशों में भी भाषा बोली जाती है भोजपुरी? बिल्कुल बोली जाती है। कौन कौन से? मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी और गुआना। भोजपुरी का शेक्सपियर किसको कहते हैं? भिखारी ठाकुर। तो पूछ लेगा भिखारी ठाकुर कौन है? भोजपुरी का शेक्सपियर। भोजपुरी का शेक्सपियर कौन है? भिखारी ठाकुर, ठीक है। उपबोलियां कौन सी? उत्तरी भोजपुरी, दक्षिणी पश्चिमी और नागपुरिया। नागपुरिया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नागपुरिया कहाँ की उपबोली है? भोजपुरी की। उसके बाद सोनपारी, गोरखपुरी, सखरिया, सारन, छपरिया और खारवाही और मघेसी, तो ये उपबोलियां हैं, ये भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। भोजपुरी रेमंड, रेमंड जानते हो ना? रेमंड, रेमंड कोई ब्रांड का नाम है शायद, कपड़ा है, क्या है ये? हाँ, रेमंड का कपड़ा आता है, रेमंड होता है वो। वही है, तो कपड़े का ब्रांड है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो बिहार के लोग हैं वो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, तो भोजपुरी, भोजपुरी से, या फिर ऐसे ध्यान रखो, भोजन, भोजन तुमने कहाँ पे किया? भोजन किया तुमने रेमंड, यानी कि बहुत महंगे उसमें रेस्टोरेंट में, ऐसे ध्यान रख लेना। बुंदेली, बुंदेली की उपबोलियां कौन कौन सी है? राडौती है, लोधांती है, बनाफरी, बनाफरी तो आई है, ये बताया था अभी। बुंदेली, बनाफरी किसकी उपबोली है? तो बुंदेली की है। पवारी, बदावरी और कुंडी, कुंडी, पवारी, बदावरी, राडौती, लोधांती, बनाफरी। आल्हा को बनाफरी उपबोली में लिखा गया है। आल्हा जानती हो ना? जो लोग इधर के क्षेत्र के होंगे, अलीगढ़ क्षेत्र के, वो जानते होंगे आला। आला उदल की एक कहानी चलती थी पहले, हमारे तो जो बुजुर्ग थे ऐसे बाबा वगैरह, वो बहुत सुनते थे, तो हम भी सुन लिया करते थे।
तो वो किस में लिखी है, वो बनाफरी जो उप बोली है उसमें लिखी है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सुनना कभी गूगल पे यूट्यूब पे डालना तो वो दिख जाएगी तुम्हें उपबोली कौन सी है, बनाफरी। बघेली, बघेली में तिरहारी, गहोरी, निबट्ट, निबट्ट वाला पूछा गया है। निबट्ट किसकी उपबोली है, बघेली की है, जुड़ार, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तिरहारी, अहोरा और ये तुम्हारी निवट और जुड़ार। कुमाऊन, कुमाऊन की उपबोलियां कौन कौन सी हैं, खस पराजिया, पंछाई, जोहारी और गंगोला और सिराही। सिराही भी पूछी गई है इसकी, ठीक है, सिराही पूछी गई है इसकी, ये सलानी पूछी गई है। तो गढ़वाली की कौन कौन सी, सलानी, नागपुरिया और लोबिया। देखो नागपुरिया पीछे भी हमने पढ़ी थी, किसकी पढ़ी थी, भोजपुरी की। तो ऐसा नहीं है कि दोनों ऑप्शन मिल जाएगा, इन दोनों में से या तो गढ़वाली मिलेगा भोजपुरी मिलेगा, तो एक कर देना उसमें से, ठीक है। वैसे ऐसे प्रश्न पूछते नहीं है ज़्यादा, तो फिर भी ध्यान रखना, ठीक। अब आ जाओ, जो बोलियां हैं और उनका नामकरण है, कौन सा नामकरण किसने दिया था, बोलियां और उनका नामकरण। जैसे खड़ी बोली का नामकरण दिया था लल्लू लाल मिश्र ने, लल्लू लाल मिश्र ने खड़ी बोली का नामकरण किया था। कौरवी राहुल सांकृत्यायन या फिर भोलानाथ तिवारी, दोनों ध्यान रखना, ठीक है। और बिहारी, बिहारी जो नामकरण दिया था वो ग्रियर्सन ने दिया था, किसने दिया था, ग्रियर्सन। और राजस्थानी भी किसने दिया था, ग्रियर्सन ने दिया था। ब्रजबुली, ब्रजबुली दिया था ईश्वर गुप्त ने, ठीक है। और ध्यान रखना जो ब्रजबुली है ना, ब्रजबुली बांग्ला भाषा का कृत्रिम रूप है, बांग्ला भाषा कृत्रिम रूप क्या है, ब्रजबुली है। भोजपुरी रेमंड पीछे पड़ा था अभी, भोजपुरी का सबसे पहले प्रयोग रेमंड ने किया था। मैथिली, मैथिली क्या है, मैथिली है तुम्हारा कोल्ड बुक, कोल्ड बुक है मैथिली। डिंगल भाषा, डिंगल भाषा का सबसे पहला प्रयोग बांकी लाल ने किया था, बांकी लाल, ठीक है। और ये राजस्थान की साहित्यिक भाषा है डिंगल भाषा, ठीक है। ठीक है भाई, तो अभी ये शोर हो रहा था तो अभी मैंने शांत किया, ठीक है। अब तुम्हारी आवाज़ क्लियर होगी, ठीक है। तो डिंगल भाषा राजस्थानी, ठीक, राजस्थान में बोली जाती है, राजस्थान की साहित्यिक भाषा है। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, डिंगल भाषा और पिंगल भाषा। डिंगल भाषा को कब कहा जाएगा, जब अपभ्रंश के साथ हम राजस्थानी को जोड़ देंगे। और पिंगल भाषा ध्यान रखना, जब अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा को जोड़ा जाएगा तो पिंगल बनेगी, ठीक है। डिंगल भाषा का ही दूसरा नाम है भाट भाषा, तो भाट भाषा किसका दूसरा नाम है, डिंगल भाषा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ये, पता नहीं ये तुम्हें मिलेगी भी नहीं कहीं, शायद हो सकता है पिंगल, पिंगल तो मिलेगी नहीं, शायद मैं दावा नहीं कर रहा हूँ मिल जाए। और रिसर्च करके बनाइए ये, तो प्लीज़ ज़रूर पढ़ लेना इसको, ठीक है। तो ये ध्यान ये हो गया याद, ठीक है। चलो तो मैं याद करवाता हूँ इनको। जैसे देखो खड़ी बोली, तो खड़ी बोली एक तो हमने कैसे ध्यान किया था, खड़ी बोली कौन खड़े थे, कौरव खड़े थे। कौरव खड़े थे कहाँ पे, महाभारत क्षेत्र में, ठीक है। तो कौरव खड़े थे, कौरव ना कौरवों में ही एक राहुल नाम का लड़का था, राहुल नाम का लड़का था कौरवों में ही। और वो बड़ा कैसा था, वो बहुत भोला वाला था। तो राहुल कैसा था, राहुल बहुत भोला था। खड़ी बोली कौरवी, राहुल भोला वाला लड़का था, ठीक है। उसको सब लोग लाला लाला कहते थे, क्या कहते थे, लाला, क्योंकि तू तो अभी बच्चा है, ठीक है। तो तू क्यों लड़ने आ गया, इस तरीके से ध्यान रखो दोनों, ये दोनों याद हुई, ठीक है। आ जाओ बिहारी, बिहारी को कैसे ध्यान रखोगे, बिहारी ग्रियर्सन, ग्रियर्सन बिहारी। देखो ऐसे ध्यान रखो, जो बिहारी लोग होते हैं वो कभी भी गिरते नहीं है, वो कभी हार नहीं मानते, गिरते नहीं है। तुमने देखा बहुत बहुत क्या होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं बिहारी। बिहारी लोग कभी भी गिरते नहीं है, ग्रियर्सन ऐसे ध्यान रखो, ठीक है, ग्रियर्सन। और राजस्थानी भी इससे ध्यान कर लो। और जब गिरते नहीं है, वो मेहनत करते रहेंगे तो क्या करेंगे, एक दिन आके वो राज करेंगे, राज, राज राजस्थानी, ठीक है। राजस्थानी भी ग्रियर्सन। ब्रजबुली, ब्रजबुली, ब्रज, ब्रज जानते हो ना, जो भगवान कृष्ण, कृष्ण का जो चित्र है ब्रज, और कृष्ण को ही क्या कहते हैं, ईश्वर, ईश्वर। और ब्रज में ही ना उनके बहुत सारे गुप्त रहस्य छिपे हुए हैं। तो ईश्वर गुप्त, ब्रजबुली ईश्वर गुप्त, तो ब्रज में ईश्वर के क्या है, बहुत सारे गुप्त रहस्य छुपे हुए, ईश्वर मतलब भगवान कृष्ण के। तो बांग्ला भाषा कृत्रिम रूप है। भोजपुरी, तो भोजपुरी को अभी मैंने याद करवाया था, भोजपुरी भोजन किया था कौन से होटल में, रेमंड वाले होटल में भोजन किया था हमने, बहुत महंगा होटल था वो, ठीक है। मैथिली, ऐसे ध्यान रखो, जो मैथी नहीं है, मैथी, मैथी तुमने ठंड में खाई, और ठंड में खाई तो तुम्हें हो गया कोल्ड, ठीक है, कोल्ड कोल्ड लगा, तो कोल, कोल बुक, कोल ब्रुक, ऐसे ध्यान रखो, ठीक है। डिंगल, डिंगल को ध्यान रखो, बाकी लाल, बाकी लाल, इसको ध्यान कर ही लेना, ठीक है।
आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग आचार्य ब्याडी ने किया था, और आचार्य ब्याडी और महाभाष्य इन्होंने दोनों ने किया था सर्व अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग। मुंडा और संथाली भाषा, मुंडा भाषा प्लस संथाली भाषा, ये ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का हिस्सा है। ब्रजबुल, ब्रजबुल बांग्ला भाषा का कृत्रिम रूप है। बांग्ला भाषा का कृत्रिम रूप क्या है? ब्रजबुल। किसने लिखी थी? ब्रज। ब्रज में क्या थी? ब्रज में बताओ, ब्रज में ईश्वर के बहुत सारे गुप्त रहस्य छिपे हैं, तो ईश्वर गुप्त ब्रजबुल। ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना कि कर्ता कारक चिन्ह वो पढ़े है ना, कारक कर्ता ने, तो कर्ता का कारक चिन्ह क्या है? ने। तो ने का प्रयोग नहीं होता है। किस में नहीं होता है? अवधि में, बघेली में और छत्तीसगढ़ी में। इनमें कर्ता कारक चिन्ह जो ने का प्रयोग है वो होता नहीं है। देवनागरी का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो गुजरात राज्य में माना गया देवनागरी का सबसे पहला प्रयोग। और देवनागरी के सबसे पहले प्रयोग की बात करूँ तो जयभट्ट का जो शिलालेख था उसमें इसको देवनागरी लिपि का सबसे पहला प्रयोग देखा गया था। ठीक है। मानक हिंदी, मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली। पीछे बताया था, खड़ी बोली को क्या कहते हैं? मानक हिंदी। संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा क्या है? हिंदी। संस्कृत भाषा के बाद हिंदी किससे बनी है? संस्कृत से ही तो बनी है। हिंदी भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहता है? बोली कहलाता है। पूछ लेगा बोली क्या है? हिंदी भाषा का क्षेत्रीय रूप। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोलियां क्या हैं? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है ब्रजभाषा, यानी कि ब्रजभाषा जो है पश्चिमी हिंदी में सबसे प्रमुख है। कौन कौन सी थी? खड़ी बोली, ब्रजभाषा और बांगड़ू। बांगड़ू को हनियावाई कहते हैं, रागड़ी भी कहते हैं, जाट भी कहते हैं बांगड़ू को। ठीक है। खड़ी बोली को क्या कहते हैं? खड़ी बोली को ही आपका कौरवी कहते हैं। कौरवी किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन भोलानाथ तिवारी ने उसको कौरवी कहा था। खड़ी बोली किसने कहा था? तो खड़ी बोली कहा था लल्लू लाल ने कहा था। खड़ी बोली को खड़ी बोली नाम दिया लल्लू लाल ने दिया था। उसका नीचे आ जाओ बांगड़ू। बांगड़ू को हरियाणवी कहते हैं, रागड़ी भी कहते हैं उसको। ठीक है। और हरियाणवी रागड़ी, बांगड़ू, और एक कौन सी रहेगी? जाट। जाट भी उसको कहते हैं। उसके बाद और नीचे आ जाओ बुंदेली। बुंदेली के और नीचे आ जाओ कन्नौज। ये 5 भाषाएं होंगी पश्चिमी में। पश्चिमी कौन सी अपभ्रंश में आती है? तो वो आती है आपकी कहाँ पे आएगी बताओ? सोरेन सैनी अपभ्रंश में आएगी। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा। ठीक है। हिंदी, अच्छा हिंदी कौन सा शब्द है? हिंदी एक फारसी शब्द है, ये भी ध्यान रखना। हिंदी कौन सा शब्द है? हिंदी एक फारसी शब्द है। ठीक। आगे चलें भाई, चलो अब आ जाओ। देखो यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न ये वाला आया था, कहाँ गया प्रश्न? आया था ये प्रांजल भाषा, कि बताओ जो बच्चों की प्राथमिक स्तर की जो भाषा होती है वो कौन सी भाषा होती है? तो उसका आंसर था प्रांजल भाषा। तो एक एक करके थोड़ी सी कुछ टर्मिनोलॉजी है उनको समझ लेते हैं। ज़्यादा लंबा शब्द हो गया नहीं। मातृभाषा, मातृभाषा सब जानते हो, व्यक्ति द्वारा सबसे पहले बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा। मानक भाषा, मानक भाषा ऐसी भाषा होती है जिसको कानूनी मान्यता मिल जाए, जिसको जो विद्वान है हिंदी के वो एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, वो होती है मानक भाषा। वह भाषा जिसे विद्वानों समाज द्वारा स्वीकृति मिल जाए। और इनकी संख्या कितनी है? लगभग 9796 है, 2796। प्रांजल भाषा हिंदी का सबसे शुद्ध और सरलतम रूप होता है। सरलतम क्यों होता है? क्योंकि बच्चों को जल्दी समझ में आएगा। ठीक है। तो इसीलिए बच्चों की प्राथमिक भाषा भी इसको कहा जाता है। प्राथमिक स्तर पे जो भाषा होती है, आपने देखा होगा जो 1 या 2 क्लास के बच्चे होते हैं उनकी जो किताबी लैंग्वेज है वो बहुत सरल होती है, तो उसी को कहते हैं प्रांजल भाषा। विभाषा क्या होती है? जब क्षेत्रीय भाषा में साहित्य शामिल हो जाए उसको कहते हैं विभाषा। ठीक है। या फिर हिंदी की प्रमुख बोलियां, जो प्रमुख बोलियां हैं उनको भी विभाषा कहते हैं। स्रोत भाषा, जिस भाषा से, जैसे मान लो संस्कृत है, संस्कृत का अनुवाद कर रहा हूँ मैं हिंदी में, तो जिस भाषा से अनुवाद किया जा रहा है, क्या स्रोत है अनुवाद करने का? तो वो हो गई स्रोत भाषा। और जिस भाषा में अनुवाद किया जाएगा उसको बोलते हैं लक्ष्य भाषा। तो लक्ष्य भाषा हिंदी हो गई और स्रोत भाषा हो गई संस्कृत। समझ में आया? राजभाषा किसी भी राज्य के कामकाज की भाषा, राजभाषा होती है, काम जिस जिस भाषा में होंगे कामकाज उस वही भाषा। संपर्क भाषा क्या है? लोगों से मिलने जुड़ने लोगों से मिलने की जुड़ने की ये सब जो भाषा है, जोड़ने वाली भाषा बोलते हैं, इसको जनभाषा भी बोलते हैं, यानी लोगों की भाषा, जिससे संपर्क जो है बना रहता है वो भाषा। अब यहाँ से राजभाषा के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं, थोड़ा बहुत नहीं सारा ही समझेंगे। क्या संविधान में दिया है, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, कौन सी कमेटी वगैरह, सब इसी में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो तुम जानते हो कि हमारे देश की राजभाषा क्या है? राजभाषा है हिंदी। देश की राजभाषा नहीं, देश की राष्ट्रीय भाषा होती है। तो राजभाषा ध्यान रखोगे, राजभाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाता है। हिंदी के साथ साथ किसका? अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये बात सारी कहाँ लिखी है? संविधान में लिखी है। सबसे पहले हिंदी की बात करूँ मैं
तो हिंदी को सबसे पहले राजभाषा घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 को। और 14 सितंबर को घोषित किया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को इसको संवैधानिक मान्यता मिली। तो बहुत सारे लोग जो है इसको तो ध्यान रख लेते हैं कि 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित, लेकिन संवैधानिक मान्यता कब मिली? तो 26 जनवरी 1950 को। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। ठीक है। एक और दो चीज ये ध्यान रखना कि 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो 14, 10 और 21। 14 सितंबर हिंदी दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस और 21 फरवरी तुम्हारा हो गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है। अच्छा, जो राजभाषा थी ना, इससे संबंधित कुछ आयोग और समितियां बनाई गई थी भारत सरकार द्वारा। कब? जब हमारा देश आजाद हुआ था तब। 1949 में घोषित तो कर दिया, पर उसके बाद इसके लिए कमेटी अलग अलग बनाई, आयोग बनाए गए। जैसे प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ 1955 में। इसके अध्यक्ष बीजी खैर को बनाया गया। और इसमें मेंबर कितने थे? 21 मेंबर थे इसमें। ठीक है। अच्छा, इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1956 में और ये कहा था कि अंग्रेजी की कोई ज़रूरत नहीं है, अंग्रेजी भाषा की, यानी हिंदी को ही प्राथमिकता दी थी इसने। फिर उसके बाद संसदीय राजभाषा समिति बनाई गई है 1957 में। गोविंद वल्लभ पंत इसके हेड बनाए गए। 30 मेंबर थे इसमें। 30 में से 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। इन्होंने कहा था कि देखो भाई, इंग्लिश जो है इंग्लिश है, इंग्लिश को हम सहभाषा के रूप में रख सकते हैं, यानी कि ये भी सहायता करेगी हिंदी की। ठीक है। तो ये इन्होंने निर्णय दिया था। फिर राजभाषा विधायी आयोग बना 1961 में। कब बना? 1961 में राजभाषा विधायी आयोग। इसका काम क्या था कि जो कानूनी शब्दावली थी उसका हिंदी में अनुवाद करना था इसका काम। इसको 1976 में समाप्त कर दिया गया। और जो राजभाषा विभाग है वो किसके अंदर चला गया? गृह मंत्रालय के अंदर। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि बताओ राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो आपका आंसर होना चाहिए गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है। फिर उसके बाद 1961 के बाद राजभाषा विधायी आयोग आ गया। ठीक है। 1976 में खत्म भी कर दिया। 1961 के बाद राजभाषा अधिनियम आता है 1964 में। इसका काम क्या था? काम था कि जैसे सुनो मेरी बात, जैसे 1950 है, 1950 में संवैधानिक मान्यता मिली। तो यहाँ पे ये कहा गया कि अगले 15 वर्षों तक जब तक राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं हो जाती भारत की, तब तक हिंदी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग होगा। हिंदी के साथ साथ किसका? अंग्रेजी का भी प्रयोग होगा। ठीक है। तो ये बात कही गई 1950 में। तो 15 वर्ष यानी 1965 तक। और 1965 से पहले 1964 में राजभाषा अधिनियम आ गया। अब इस अधिनियम में ये कह दिया गया कि भाई देखो, 1965 में अंग्रेजी का प्रयोग खत्म होना है जैसा पहले कहा गया था, लेकिन अब अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा 15 साल तक और। ठीक है। तो ये बात इसमें कह दी गई। तो 1965 के बाद भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। ये राजभाषा अधिनियम 1964 में कही गई बात। राजभाषा नियम 1976 में आया था। इसके तहत भारत के राज्यों को 3 भागों में बांट दिया गया भाषा के आधार पे। 3 भाग कौन कौन से? एक तो का क्षेत्र, खा क्षेत्र और गा क्षेत्र। का क्षेत्र में कौन से आ जाते थे? जहाँ की जो मेन भाषा है वो हिंदी थी और वहाँ पे जो सारे काम है जैसे पत्राचार यानी कि अखबार वगैरह की भाषा हिंदी में, ये सब छापे जाएंगे। तो का क्षेत्र में उनको रखा गया, उन राज्यों को। ठीक है। खा क्षेत्र में कौन से राज्य थे? वे राज्य, देखो ये क्या लिखा है, राज्य करना यहाँ पे। वे राज्य जहाँ मातृभाषा हिंदी तो नहीं थी, लेकिन हिंदी बोली जाती थी वहाँ पे। जिनकी जो मातृभाषा थी हिंदी नहीं थी, लेकिन हिंदी बोली जाती थी, ऐसे को खा में रखा गया। गा में किसको रखा गया? इन दोनों के अलावा जो रह गए, जितने भी राज्य और यूटी रह गए, उनको गा में रखा गया। ठीक है। राजभाषा विभाग की स्थापना 1975 में, मैंने तो बताया था ना 1976 में, उसको खत्म करके राजभाषा जो विभाग है वो किसके अंतर्गत आया? गृह मंत्रालय के अधीन। तो 1975 से पहले 1975 में इसकी राजभाषा विभाग की स्थापना हुई। ठीक है। उसके बाद देखो अवार्ड, पुरस्कार। पुरस्कार ना दो इससे रिलेटेड ध्यान रखना। पहला इंदिरा गांधी राजभाषा अवार्ड, और ये जो है किसी कोई भी अगर इंस्टीट्यूट है या फिर कोई बुक है, बैंक नहीं, बैंक वगैरह,
कोई इंस्टीट्यूट हो गया, बैंक हो गया, इनको दिया जाता है हिंदी में बेहतर काम के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा अवार्ड, ठीक है, किसी बैंक को या फिर किसी विभाग को। राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन अवार्ड, इतना बड़ा अवार्ड है ये, किसको दिया जाता है? हिंदी में तकनीकी और विज्ञान पर किताब लिखने के लिए इसको दिया जाता है। तो दोनों ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाओ भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है हिंदी से रिलेटेड, उनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। राजभाषा, राजभाषा भाग 17 में सब जानते हो, आर्टिकल 343 से 351 तक। एक और बात ध्यान रखना, आर्टिकल 120 में है जो संसद में भाषा प्रयोग होगी वो, ठीक है, और 210 में है जो विधानमंडल में भाषा प्रयोग होगी वो। ये आता है भाग 5 के अंतर्गत और ये आता है भाग 6 के अंतर्गत। आर्टिकल 343 का क्लॉज 1 कह लो या 343 कह लो, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें लिखा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, भारतीय अंकों का रूप होगा अंतरराष्ट्रीय। यानी कि जैसे पहले जो वो नहीं लिखते थे गिनती, जो हिंदी में लिखी जाती है, हिंदी वाली आती है तुम्हें? नहीं आती? मुझे तो थोड़ी थोड़ी आती है। जैसे ये 4 कैसे बनेगा? ये, हाँ, ये 4 हो गया, ठीक है। और 5 तो मैं भूल भी गया। 6 तो पता है, 6 ऐसे बनता है, 6 ऐसे बनता है, और 7 तुम्हारा ऐसे बनता है, और 8 तुम्हारा ऐसे बनता है, और 9 तुम्हारा ऐसे बनता है शायद, ऐसे 9। 5 कैसे बनता है भाई? हाँ याद आ गया, 5 ऐसे बनता है ये, ठीक है। तो ये हिंदी में गिनती लिखी गई है, हिंदी में गिनती लिखी गई है। तो ये बात इसमें कही गई थी, हिंदी में नहीं, अंतरराष्ट्रीय रूप, ये वाला जो रूप है 1 2 3 4, ये प्रयोग होगा, ठीक है। राजभाषा हिंदी रहेगी और लिपि देवनागरी की रहेगी। अंकों का रूप कैसा होगा? अंतरराष्ट्रीय। आर्टिकल 343 का क्लॉज 2 ये क्या कहता है कि जो संविधान लागू हुआ था 1950 में, होने से 15 वर्षों तक, यानी 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। अभी बताया था मैंने, अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग। क्लॉज 3, संसद द्वारा कानून 15 वर्षों के बाद भी अंग्रेजी के प्रयोग जारी रख सकता है। देखो अभी जो 1965 में जो बताया गया था कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा, ये बात संविधान में लिखी है। संविधान में कहाँ लिखी है कि 15 वर्षों तक के बाद अगर संसद बढ़ाना चाहिए, 15 वर्षों के बाद भी अगर अंग्रेजी का प्रयोग संसद चाहती है कि और जारी रहे, तो संसद कर सकती है। किस आर्टिकल के तहत? 343 के क्लॉज 3 के तहत। क्लॉज 2 में क्या है कि 15 वर्षों तक जारी रहेगा हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग, ठीक है। उसके बाद 344 में कुछ आयोग और समितियां बनाई गई। जैसे 344 के 1 में संविधान राष्ट्रपति संविधान लागू होने से 5 वर्ष बाद, यानी 1955 में, या फिर और उसके बाद हर 10 वर्ष बाद एक राजभाषा आयोग बनाएगा। यानी कि 1950 में संविधान लागू हुआ, तो उसमें ये लिखा गया 344 के क्लॉज 1 में कि 1955 में एक राजभाषा आयोग बनेगा। उसके बाद फिर हर 10 साल की अवधि पर 1965 में बनेगा, 75 में बनेगा, ऐसे एक राजभाषा आयोग का गठन होगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ध्यान रखना। क्लॉज 2 में क्या है? 344 की क्लॉज 2, संसदीय राजभाषा समिति का गठन। संसदीय राजभाषा समिति का गठन, 30 मेंबर होंगे इसमें, 20 लोकसभा से होंगे, 10 राज्यसभा से होंगे। काम क्या होगा इसका? आयोग की सिफारिश की जांच करना, ठीक है। जो भी राजभाषा आयोग सिफारिश करेगा उसकी जांच करना संसदीय राजभाषा समिति का काम होता है। 345 में राज्य की राजभाषा, यानी कि इसको बोलते हैं प्रादेशिक भाषाएं। तो प्रत्येक जो राज्य है एक या अधिक भाषाओं को राजभाषाओं के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यानी कि प्रत्येक राज्य जो है एक या अधिक भाषाओं को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर सकता है। 346 में 2 राज्य या संघ के बीच पत्राचार की भाषा, जो लेटर वगैरह भेजते हैं, उसको 346 में लिखा गया है, पत्राचार की भाषा। 347 में क्या है? किसी राज्य की जनसंख्या के अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा। किसी राज्य की जनसंख्या के अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा, यानी कि कोई राज्य है उसमें जो जनसंख्या है वो कौन सी भाषा बोलती है वो, ठीक है। 348 में इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषाएं हैं वो 348 में है, ठीक है। विधेयक जो बिल पेश होंगे, बिल कहाँ पे? संसद में, उसकी भाषा क्या है? वो सब 348 में है। 348 के क्लॉज 1 में दिया गया है कि जब तक संसद कोई नया कानून ना बनाएगी तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कहाँ हो गया? तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाही जो है
वो अंग्रेजी भाषा में होगी। कब तक? जब तक कोई कानून नहीं बनाएगी। 302 348 के क्लॉज 2 में क्या है कि जो राज्यपाल है हाईकोर्ट में कार्यवाही के लिए हिंदी या अन्य भाषाओं के प्रयोग के लिए अनुमति दे सकता है। यानी कि जैसे मान लो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए जो यूपी का राज्यपाल है उसमें जो कार्यवाही चलेगी वो हिंदी या किसी भाषा में चल सकती है। इसकी परमिशन कौन देगा? राज्यपाल देगा। लेकिन जो उसका निर्णय आएगा, ठीक है, डिसीजन जो आएगा वो अंग्रेजी में ही होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कार्यवाही तो हो सकती है हिंदी में कर लो और किसी भाषा में कर लो राज्यपाल की अनुमति से, लेकिन जो डिसीजन होगा वो इंग्लिश में लिखा जाएगा। 349 में भाषा संबंधी विधि, भाषा संबंधी कानून कौन बनाएगा? कानून बनाएगा तुम्हारा कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। राजभाषा से संबंधित बिल संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। यानी कि जितने भी भाषा से संबंधित बिल होंगे, विधेयक होंगे, उनके लिए क्या चाहिए? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। 350 में शिकायत का निवारण और अल्पसंख्यक वर्ग, यानी कि 350 में जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए जो भाषाएं हैं उसके बारे में प्रावधान है। जैसे देखो 350 के क्लॉज जो ए है ना, ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ध्यान रखना 350 ए, इसमें कहा गया था कि जो राज्य है वो भाषाई अल्पसंख्यकों के जो बच्चे हैं, ये भी डाउन हो गया भाई, 15% बचा है। भाषाई अल्पसंख्यकों के जो बच्चे हैं, थोड़ा ही बचा है, ज़्यादा नहीं है, कि जो बच्चे उनकी प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में देगा। यानी कि जैसे भाषाई अल्पसंख्यक जानते हो ना, ऐसे लोग जिनकी जो भाषा है, कैसे समझा दो, भाषाई अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब समझो जिनकी संख्या कम है, और वो जब संख्या कम है तो उनकी जो भाषा है तो वो भी तो कम ही बोली जाएगी ना। तो ऐसे लोग जो संख्या में कम है और उनके भाषा बोलने वाले भी लोग कम हैं, तो वो है भाषाई अल्पसंख्यक। उन लोगों के बच्चों को जो उनकी प्राथमिक शिक्षा है 1 से लेकर 5 तक, वो शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही प्रोवाइड कराई जाएगी। ये काम रहेगा किसका? राज्य का। तो ये 350 के ए में बात कही गई है। 350 के बी में कौन सी बात है? भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, 350 बी के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। 351 हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार, यानी कि हिंदी भाषा का प्रचार करो प्रसार करो, 351 के अकॉर्डिंग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ध्यान कर लेते हैं। जैसे भाग 5 में 120 आर्टिकल आता है संसद में प्रयुक्त भाषा, 210 विधानमंडल में प्रयुक्त भाषा, भाग 6 के अंतर्गत आता है ये। अनुसूची 8 तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। शुरू में 14 थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा जोड़ी। 71वें 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली 4 भाषाएं जोड़ी गई। अंग्रेजी, राजस्थानी, भोजपुरी इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। शास्त्रीय भाषाएं 11 हैं, 6 पहले थी, 5 अभी जोड़ी गई। 5 अभी मराठी, बांग्ला, असमिया, पाली, प्राकृत अभी पहले, तमिल 2004 में जोड़ी गई, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, और एक बची तुम्हारी कौन सी? 2014 में ओडिसी। अच्छा, ध्यान रखना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शास्त्रीय भाषाएं 9 हैं। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिसी, पाली, प्राकृत, फारसी। आगे देखो, लिपियां देख लेते हैं। लिपि मतलब भाषा को लिखने का तरीका लिपि होता है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग निषिद्ध चूर्ण ग्रंथ में मिलता है। हिंदी का नाम देने का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। हिंदी देवनागरी लिपि की है। लिपियां 3 हैं। तीन कौन कौन सी? सिंधु लिपि, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि। सिंधु लिपि को हड़प्पा लिपि कहते हैं। भावात्मक चित्र इसी में मिलता है। गांधारी लिपि खरोष्टी लिपि का नाम है। दाएं से बाएं लिखी जाती है। क्षेत्र अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। ब्राह्मी लिपि को 2 भाग में, दक्षिण शैली, उत्तर शैली। उत्तर शैली का ही भाग है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का सबसे पहला प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में किया गया। द्वारका प्रसाद के अनुसार इन्होंने बताया था ये। देवनागरी लिपि में सुधार के लिए तिलक फॉन्ट कुछ कमेटी हुई, वो देखो। तिलक फॉन्ट क्या है? 190 फॉन्ट थे इसमें तिलक फॉन्ट में, और बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी पत्रिका में इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया। गांधी की पत्रिका में हरिजन के लिए 12 खड़ी तैयार करी थी सावरकर बंधुओं ने, जैसे कक्का, की, कुक्कू, ये सब चीजें। ठीक है, तो श्याम सुंदर दास पंचमाक्षर के स्थान पे अनुस्वार के प्रयोग की सलाह दी थी श्याम सुंदर दास ने। देवनागरी लिपि सुधार समिति 1835 के काका कालेकर इसके अध्यक्ष थे। गांधी जी इसके सभापति थे। उत्तर प्रदेश देवनागरी लिपि सुधार समिति 1947 नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। निर्णय खड़ीपाई
वाले व्यंजनों को आधा खड़ी पाई के रूप में हटाकर बनाया जाएगा, ये निर्णय लिया था इसमें। लिपि सुधार परिषद 1953, अध्यक्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नागरिक प्रचारणी सभा 1945, नुक्ता के प्रयोग की सलाह दी थी शिवप्रसाद सितारे हिंद ने। ये 5 है नुक्ता, ध्यान रखना। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लो, जैसे संस्कृत और अपभ्रंश ही आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है, ये ध्यान रखना। अरबी जो है सामी भाषा के अंतर्गत आती है। उर्दू को यामनी भाषा कहा था लल्लू लाल ने। आधुनिक विज्ञान भाषा का जनक फर्दिनांद है। और नेपाल की राजभाषा है खस, खुरा और गुरखाला। देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का सुझाव दिया था सुनीति कुमार ने। त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है। पाली भाषा का अन्य नाम मागही है। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। उसके बाद अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। काशी का भाषावादी क्षेत्र वाराणसी को कहा जाता है। विश्व में लगभग भाषाएं 3000 हैं। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सर्वप्रथम दिया था राजा राम मोहन राय ने। जयपुर बोली का स्थानीय नाम है ढूंढाड़ी, वही राजस्थानी वाली जो पीछे पड़ी थी। अब आ जाओ हिंदी सम्मेलन पढ़ लेते हैं। 1975 में पहला हुआ था। 2006 में जो 2006 से विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है 10 जनवरी को। ध्यान रखना, हिंदी सम्मेलन पहला, तीसरा, 10वां ये भारत में हुए थे। पहला नागपुर, नई दिल्ली और भोपाल में। उसका पहले के बाद दूसरा, तीसरे के बाद चौथा, 10वें के बाद 11वां। 2, 4, 11 मॉरिशस में होते, पोर्ट लुइस में। 5 को हम ऐसे लिखते हैं एस, एस मतलब स्पेन, तो स्पेन से ध्यान रखना, ठीक है। पोर्ट ऑफ स्पेन में 5वां। 6वां हुआ था यूके लंदन में। 8वां हुआ था यूएसए न्यूयॉर्क में। 7वां हुआ था सूरीनाम, 7 को ऐसे सा से ध्यान रखो, सूरीनाम, सूरीनाम पारा मारिवो, ठीक है। 9वां हुआ था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद इनकी ये डेट दी रखी है। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, जैसे पहला 1975 नागपुर भारत, थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला है इसीलिए। भाग 30 देशों ने भाग लिया था, 122 लोग थे। सेकंड 1976 में मॉरिशस में, पोर्ट लुइस में। 1983 में फिर तीसरा हुआ था नई दिल्ली भारत, महादेवी वर्मा इसकी मुख्य अतिथि थी। 1993 मॉरिशस, 1996 स्पेन, 1999 यूके लंदन, 50वीं सालगिरह यहाँ मनाई गई थी। 2003 में सूरीनाम और यूएसए 2007 में न्यूयॉर्क में। जो 2012 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, 2015 भोपाल भारत। और हिंदी जगत और विस्तार ये इसकी थीम थी, ठीक है, 2015 में। और 2018 मॉरिशस पोर्ट लुइस, और 2023 फिजी में हुआ था नांदी में। और इसकी क्या थी थीम? इसकी थीम थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान एआई तक, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, ये इसकी थीम थी, ठीक है। तो एक बार फिर से ध्यान रखना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1975 में पहला हुआ, 75 के बाद 76, 76 के बाद 83, 83 के बाद तुम्हारा 93, 93 के बाद 96, 96 के बाद 99, 99 के बाद 2003 में होता है फिर, ठीक है। 2003 के बाद 2007 में, 2012 में, 2015 में, 2018 में और 2023 में, ठीक है। इस सारे ध्यान रखना, आई बात समझ में? तो ये आपका हिंदी भाषा वाला पूरा खत्म हो गया, कुछ भी नहीं छोड़ा है इसमें। इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और इसके बाद ना पुरस्कार वाली वीडियो आएगी, उसको देख लेना। फिर इसके बाद 2 वीडियो आएंगी, फिर हिंदी साहित्य आपका खत्म।